नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन इंदौर मेट्रो की डीपीआर तैयार, 10,000 करोड़ की मेट्रो परियोजना पर प्रेजेंटेशन। मेट्रो प्रोजेक्ट सिंहस्थ से पहले पूरा नहीं होगा। मेट्रो से इंदौर उज्जैन सफर होगा तेज और आसान। क्यों गिरी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार, सिंधिया कमलनाथ दिग्विजय का ठिकरा फूड पॉलिटिक्स। कमलनाथ ने सिंधिया पर कसा तंज, दिग्विजय ने मतभेद को बताया कारण। छतरपुर में 200 साल पुराना ऐतिहासिक भवन गिरा, स्कूल खुलने से 30 मिनट पहले हुआ हादसा। एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ओमकारेश्वर में अवैध निर्माण पर सख्ती, 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश। बिना अनुमति संचालित हो रहे होटल गेस्ट हाउस अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी जारी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली खबर आपको बता दें उज्जैन से आ रही है, दूसरी खबर है इंदौर से, तीसरी खबर छतरपुर से आ रही है, चौथी और आखिरी खबर ओमकारेश्वर से आ रही है। बात करें उज्जैन की तो उज्जैन इंदौर मेट्रो की डीपीआर तैयार है। 10,000 करोड़ की मेट्रो परियोजना पर प्रेजेंटेशन। मेट्रो प्रोजेक्ट सिंहस्थ से पहले पूरा नहीं होगा। मेट्रो से इंदौर उज्जैन सफर होगा तेज और आसान। दूसरी खबर इंदौर से, जहां पर क्यों गिरी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार, ये सवाल आज भी है। सिंधिया कमलनाथ दिग्विजय की ठिकरा फॉर पॉलिटिक्स जारी है। कमलनाथ ने सिंधिया पर तंज कसा है, दिग्विजय ने मतभेद को कारण बताया। तीसरी खबर आपको बता दें छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में 200 साल पुराना ऐतिहासिक भवन गिरा, स्कूल खुलने से 30 मिनट पहले हादसा हुआ। एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे, घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। चौथी और आखिरी खबर जो है वह आ रही है ओमकारेश्वर से। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में अवैध निर्माण पर सख्ती देखी गई, 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। बिना अनुमति संचालित हो रहे होटल गेस्ट हाउस अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी जारी की गई। पहली खबर उज्जैन से, जहां मध्य प्रदेश सरकार के पास उज्जैन से इंदौर तक के 45 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दें कि इस परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भोपाल में इसका प्रेजेंटेशन भी दिया है। डीपीआर के अनुसार मेट्रो का मार्ग इंदौर के लव कुश नगर से शुरू होकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक जाएगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुजेमा, उज्जैन मेट्रो इंदौर मेट्रो की डीपीआर जो है तैयार हो गई है, वहीं 10,000 करोड़ की मेट्रो परियोजना पर प्रेजेंटेशन देखने को मिला, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए 2028 के सीएस के पहले एक और बड़ी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बड़ी एक सौगात उज्जैन को मिलने जा रही है, जो एक मेट्रो के रूप में मिलेगी। क्योंकि जो उज्जैन से इंदौर का जो मार्ग है उसके बीच में एक मेट्रो चलाई जाएगी, जिसके अंदर 10,000 करोड़ खर्च होने की बात सामने आई है। उसकी डीपीआर भी बन चुकी है और उसका एक डेमो वीडियो भी बना है, किस प्रकार से मेट्रो कहाँ कहाँ पर चलेगी, किस प्रकार से उनके रोड होगा, किस प्रकार से उनकी डिजाइन होगी। उन्होंने वीडियो भी बनाकर जारी करा है और इसको लेते हुए अभी तैयारियां शुरू हो चुकी है। पर खास बात यह है कि इसके अंदर बनाने के कम से कम 3 साल माने जा रहे हैं कि 3 साल इसके प्रोजेक्ट के अंदर लगेंगे। हो सकता है कि सीएस के बाद भी ये प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए या सीएस के पहले भी इस प्रोजेक्ट को पूरा काम किया जाए, इसके ऊपर विचार चल रहा है और पूरा तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस परियोजनाओं को लेकर, क्या कुछ लाभ देखने को मिलेगा? बड़ा लाभ तो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जब एक तरफ 6 लेन में तब्दील होने जा रहा है, जो 4 लेन उज्जैन का जो 4 लेन और 6 लेन में तब्दील होने जा रहा है, उसी के बीच कहीं ना कहीं जो मेट्रो दौड़ेगी तो एक खूबसूरत एक नजारा भी देखने को मिलेगा। और कुछ मिलाकर जो 50 से 55 किलोमीटर की जो दूरी है, कहीं ना कहीं इस मार्गों पर कई बार बसों में फंसने से और कहीं ना कहीं परेशानियां सामने आती है। पर इस प्रकार से ये जो मेट्रो चलेगी तो कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों की दूर हो जाएगी और उज्जैन और इंदौर अलग अलग नहीं लगेगा और ये सब एक ही सिटी के नाम से कहीं ना कहीं जाना जाएगा। इस प्रकार से भी संदेश निकल कर जाएगा, तो इसको लेकर पूरा काम किया जा रहा है। सीएस के पहले कई प्रोजेक्ट है, जिसको एक प्रोजेक्ट ये भी लागू कर दिया है, पर इसको अंदर बनाने के अंदर अभी 3 साल लग रहे हैं। पर इसको ऊपर विचार किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा पूरी फाइल रेडी की जा रही, उम्मीद लगाई जा रही है कि कभी सीएस के पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा तो सीएस के पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यह हो सकता है कि सीएस के बाद इसको काम शुरू है, पर अभी से इसकी तैयारियां, इसकी भूमि पूजन की रूपरेखा अभी से बन रही है। जी,
तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन इंदौर मेट्रो की डीपीआर तैयार है। 10,000 करोड़ की मेट्रो परियोजना पर प्रेजेंटेशन देखने को मिला। मेट्रो प्रोजेक्ट सिंह से पहले पूरा नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि मेट्रो से इंदौर उज्जैन सफर अब तेज और आसान होगा। दूसरी खबर इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। जब कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 2020 में गिर चुकी कमलनाथ सरकार को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और सरकार गिरा दी। वहीं दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच कामकाज को लेकर जो सहमति बनी थी उसका पालन नहीं हुआ। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशरफ, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है सियासत देखने को मिल रही है। वहीं 2020 में जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उसे लेकर के अब भी जो है उस कारण को लेकर के लगातार जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल रितिका, 20 मार्च 2020 का वो दिन है जब जो है कमलनाथ की सरकार, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर आई थी और कमलनाथ को जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी देखा गया कि काफी घमासान हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा जो है कमलनाथ को सीएम बना दिया गया। उसके बाद से कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो है मनमुटाव की खबरें भी कई बार सामने आती रही है। लेकिन 2020 मार्च में जो किस्सा था वो सामने आया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग जाकर जो है कांग्रेस पार्टी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपको एक बार बता देते खबर क्या थी। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कमलनाथ ने जो है सिंधिया पर वार किया है, वहीं आपसी बयानबाजी जो है देखने को मिल रही है। पहले एक इंटरव्यू में जो है दिग्विजय सिंह द्वारा कहा गया था कि सिंधिया ने एक विश लिस्ट तैयार करी थी जो कि उसका पालन नहीं हुआ, इसलिए जो है सिंधिया के द्वारा जो है सरकार गिरा दी गई। वहीं एक आपको बता दें कि अभी कांग्रेस की तरफ से जो कमलनाथ सरकार है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा एक पोस्ट शेयर किया है। हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता रिकनेक्ट हो चुके हैं इंदौर से, अशरफ मंसूरी, इस पूरे ही खबर पर हमारे साथ। अशरफ, क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल रितिका, 5 साल का से ज्यादा का वक्त इस पूरे मामले को लेकर बीत चुका है, लेकिन हालिया तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने अपने बयान में उल्लेख किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच कहीं ना कहीं आपसी समन्वय नहीं था और इसी वजह से जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों को जो है कांग्रेस पार्टी से अलग करके जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराया था। दिग्विजय सिंह ने इस बात को भी कहा है कि एक लंच टाइम, जो डिनर टाइम था उनका, उस टेबल पर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जो उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे, कमलनाथ जी भी शामिल थे, वे सब जब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, उस खाने की टेबल पर उनके बीच किसी बात को लेकर सहमति बनी थी। उन सहमति या उस प्लान को जो है लागू नहीं किया गया था। इसी बात से जो है कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाराज थे और उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपने समर्थक विधायक जो भी थे उनका भी इस्तीफा कराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा दिया था। तब दिग्विजय सिंह के बयान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट जो है पोस्ट किया है, उसके माध्यम से उनका यही कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस समय ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ नहीं बल्कि जो दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। इसी बात से कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाराज थे और इस कारण उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता से अलग होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराया था। तो ऐसे में 5 साल का वक्त बीत चुका है। 5 साल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता विहीन नजर आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात कर ली जाए या दूसरे चुनावों की बात कर ली जाए, लगातार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बड़े लंबे अरसे के बाद
बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। उस सत्ता में 15 महीने की सत्ता में ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता विहीन होना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए थे। इसकी कहीं ना कहीं टीस जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी निराश है कि लंबे अरसे के बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद ही उन्हें सत्ता से जाना पड़ा। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं में आपसी समन्वय, आपसी मनमुटाव के पीछे इसका कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार दबी जुबान में यही कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनमें आपसी समन्वय नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। जी। हालांकि एक बार फिर जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे को लेकर जो है कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मामले पर बोलने से बच रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये अतीत की बात हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अतीत के बातों को वापस से शुरू जो है उछाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दूसरे नेताओं की तरफ से भी पूरे मामले पर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है और लगातार आने वाले समय में भी इसी संभावना बनी हुई है कि दूसरे नेताओं के द्वारा भी इस पर बयान बाजी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि बड़े नेताओं की आपसी समन्वय नहीं होने के कारण उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा और इस बात को भी 5 साल बीत चुके हैं। और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति हुई थी और उसमें भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है काफी निराशाजनक रहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस बात को लेकर भी काफी टीस है कि बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयासों से लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी मनमुटाव के कारण कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता थी कमलनाथ सरकार से, उनको 15 महीने में भी सत्ता विहीन होना पड़ा रहेगा। जी। वहीं अशरफ, बीजेपी द्वारा जो है कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? बिल्कुल रितिका, पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधती रही है। जब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी की वजह से उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार जो इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही हमलावर रही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बावजूद अपनी सत्ता को बचा नहीं पाई, अपने नेताओं को अपने साथ नहीं रख पाई और कहीं ना कहीं उनकी कार्य प्रणाली और नीतियों को लेकर भी बीजेपी नेता लगातार सवाल खड़े करते रहे कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की वजह से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता गई है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर हमेशा की तरह बीजेपी नेता तंज करते हुए नजर आते हैं कि लंबे अरसे के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, बावजूद उसके अपने नेताओं को जो है संभाल नहीं पाई और कहीं ना कहीं 20 से ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उन्होंने मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी की सत्ता गिरा दी थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने तो इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ ही है। वहीं बीजेपी द्वारा लगातार उनके जख्मों पर नमक रगड़ने की कोशिश भी की जाती है और लगातार बीजेपी नेताओं के द्वारा यही कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी को 15 महीने में ही सत्ता से बाहर होना पड़ा। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश की राजनीति में उछाला गया है जब कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 2020 में गिर चुकी कमलनाथ सरकार को लेकर एक दूसरे पर परोक्ष रूप से ठिकरा फोड़ा है। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और सरकार गिरा दी। तीसरी खबर छतरपुर से आ रही है। आपको बता दें कि छतरपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 200 साल पुराना रियासतकालीन भवन ढह गया है। यह घटना शहर के महल रोड पर पुरानी तहसील के पास हुई। गनीमत रही कि यह हादसा उस समय हुआ जब भवन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, छतरपुर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, वहीं इसी कड़ी में छतरपुर में 200 साल पुराना ऐतिहासिक भवन गिरा है। अभी क्या कुछ अपडेट है? जी नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले में लगातार जो है भारी बारिश होने के कारण जो बिल्डिंगें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंगें हो या शासकीय बिल्डिंगें हो या स्कूलों की हो या व्यक्तिगत बिल्डिंगें हो। लगातार जो है क्षति हो रही है, क्योंकि बारिश से ही इस साल
बारिश का एक कहर सा देखने को मिला। जो पुराने लोग हैं उनका तो कहना लगभग ये है कि 50 से 60 साल पहले ऐसी बारिश हुआ करती थी, जिसको लेकर छतरपुर के महल रोड में एक लगभग 200 साल पुराना भवन था, जो छतरपुर अपने रियासत के महाराज थे भवानी सिंह जी देव, उनका भवन था और उनके द्वारा पूर्व में ही किसी दूसरे को सौंप दिया गया था। बड़ी बड़ी दीवारें थी और बहुत बड़ा भवन था, जिस पर 2 स्कूल संचालित किए जा रहे थे उसमें, जो महल रोड में भवन था। गनीमत सिर्फ ये रही कि उस समय कोई बच्चे नहीं थे। लगभग 1 घंटा पहले उस बिल्डिंग गिरी और 1 घंटे बाद जो है स्कूल लगना था। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल और एक और स्कूल, 2 स्कूल वहां पर जो है पहले से संचालित थे। हाई स्कूल जो है दोनों संचालित है। और सिर्फ गनीमत ये बहुत अच्छा रहा कि लगभग 7:30 बजे कक्षाएं शुरू होती थी और 6:55 पर वो भवन गिरा, जिससे किसी भी तरह का हताहत देखने को नहीं मिला। काश अगर बच्चे उस समय बैठे होते तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, जिस पर अखिल राठौर एसडीएम और सीएसपी जो है तुरंत पहुंचे घटना स्थल पर। उनके द्वारा ये भी बताया गया, एसडीएम का कहना, जो एसडीएम है छतरपुर के अखिल राठौर, उनका कहना ये था कि जो ये जर्जर बिल्डिंगें हैं, संचालित स्कूल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी जांच की जाएगी और उनको स्थानांतरित करने के लिए बोला जाएगा। और अगर मान लो वो ऐसी जर्जर स्थिति में कोई प्राइवेट स्कूल या कोई भी स्कूल संचालित करता है तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाइयां भी की जाएंगी। मैं आपको और बता देता हूं कि जिला कलेक्टर छतरपुर पार्थ जायसवाल के द्वारा पूर्व में भी ये निर्देश दिए जा चुके थे कि अगर कोई भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें उस भवन में कोई भी स्कूल संचालित हो रहा है तो निश्चित तौर पे उस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। उनको आदेश भी दिया गया था कि अगर पहले उनकी सूची मंगाई गई थी कि अगर किसी भी तरह की ऐसी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है या जर्जर है तो निश्चित तौर पे उसका प्रतिवेदन भेजा जाए बना करके। और उस पे अभी मैं आपको बता देता हूं कि तत्काल में 21 अगस्त को भी जो हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उनके द्वारा जो है जो जीर्ण मकान स्कूल है, बिल्डिंगे हैं, पुराने भवन है, उनको जो कंडेम घोषित कर ध्वस्त किए जाने के लिए अनुमति भी प्रदान की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शासकीय प्राथमिक शाला इमलाहा, शासकीय प्राथमिक शाला अवधपुरा, शासकीय प्राथमिक शाला कोरेला, शासकीय प्राथमिक शाला शिवराजपुर, शासकीय प्राथमिक शाला चितौरापुरवा, ऐसे अन्य भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनको कलेक्टर के द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए अनुमति दी गई थी और कहीं पर ध्वस्तीकरण हो भी गया है और जो नहीं हुई है बिल्डिंगों का उनका कार्य भी चल रहा है। निश्चित तौर पे कलेक्टर के आदेश के बावजूद अगर ऐसे स्कूल संचालित हो रहे थे तो ये बहुत ही विचारणीय बात है। और अगर आदेश के बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं तो निश्चित तौर पे उन स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो इस पूरे ही मामले में किसकी लापरवाही सामने आ रही है? जिस तरह से आपने बताया कि निर्देश भी दे दिए गए थे, जिस तरह से देखा जाता है कि बारिश के पहले शासन प्रशासन द्वारा जर्जर भवनों को जमींदोज किया जाता है, तो इस पूरे ही मामले में विकास अभी किसकी लापरवाही बताई जा रही है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जिला कलेक्टर के द्वारा निश्चित तौर पे पहले से ध्वस्तीकरण के लिए आदेशित किया गया था कि जो भी जर्जर बिल्डिंगे हैं और कुछ संचालित हो रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है तो उसमें जीर्ण जो बिल्डिंग है उनमें गिरने की आशंका भी जताई जा रही थी, तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन की तरफ से आदेशित किया गया था और आदेश किया गया था। और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे मैं तो मानता हूँ शाला प्रबंधन की कमी ही कही जाएगी। क्योंकि अगर आपको पता था कि पुरानी बिल्डिंग है, जीर्ण शीर्ण है, कभी भी वो गिर सकती है, तो निश्चित तौर पे उसको वहां से हटा देना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे और भी कई स्कूल है जहां स्कूलों में एक एक कमरे हैं क्षतिग्रस्त है या पानी टपकता है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, बारिश अभी पूर्ण भी नहीं हुई है, तो मैं फिर निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से ये निश्चित तौर पे आला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी जर्जर बिल्डिंगे हैं निश्चित तौर पे आदेशित कर उनको तुरंत ध्वस्तीकरण कर और जमींदोज किया जाना चाहिए, ताकि आगामी समय में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ही हताहत हो।
जी, तो आपको बता दें ये खबर जो आ रही थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर छतरपुर में 200 साल पुराना ऐतिहासिक भवन गिरा। स्कूल खुलने से 30 मिनट पहले हादसा हुआ। एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। चौथी और आखिरी खबर ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर नगरीय क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। राजस्व निरीक्षक नीरज यादव ने के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक सूचना पत्र जारी कर भवन भूमि स्वामित्व एवं भवन अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेज 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ललित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओमकारेश्वर से। ललित, ओमकारेश्वर में अवैध निर्माण पर जो है सख्ती देखी जा रही है, वही बिना अनुमति संचालित जो होटल गेस्ट हैं उन्हें हटाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ जानकारी है? रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि ओमकारेश्वर में लगभग 250 से 300 गेस्ट हाउस हैं जो अवैध हैं। नगर परिषद ओमकारेश्वर आय बढ़ाने के उद्देश्य को लेके तथा जो लीगल गेस्ट हाउस है उनको पंजीकृत करते हुए लाइसेंस जारी कर रही है। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है, उसके तहत 3000 रुपए सालाना देने के लिए सभी को लगभग 150 नोटिस अभी बांट दिए गए हैं और 3 दिवस का सभी को टाइम दिया गया है। तो उसमें सभी से दस्तावेज मांगे गए हैं और जो दस्तावेज नहीं देगा उसके बाद जो कलेक्टर खंडवा के निर्देश पर टीम गठित होगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की तैयारियां नगर परिषद ओमकारेश्वर द्वारा की जा रही है अभी ओमकारेश्वर में। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ओमकारेश्वर से, जहां ओमकारेश्वर में अवैध निर्माण पर सख्ती देखी गई। 3 दिनों में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। बिना अनुमति संचालित हो रहे थे होटल गेस्ट हाउस, अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी जारी की गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।